Hello everyone, welcome to Super 20 Institute. I'm your biology teacher Vanshika. लास्ट के लेक्चर्स में हमने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स राइट। तो उसमें हमने बेसिक बेसिक चीज़ें डील की थी। सबसे पहले हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था कैसा होता है, देन हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, देन हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम डील करने वाले हैं लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले हम एक बार ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है फ्लावर के अंदर जहाँ से हमारे फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेसिक्स क्लियर होना इज नेसेसिटी। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहले देखते हैं कि जो फ्लावर के केस में हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं उसको हम। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेरा जी देख लेना ध्यान से थोड़ा, इसलिए मैं ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम फीमेल के केस में इसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, और मेल्स के केस में हम इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, अब आपने ये नहीं कंफ्यूज होना है कि हमें मैम ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो स्टेमेन बताया था और फीमेल हमें बताया था कि हमारा पिस्टल होता है। ठीक है, होता सेम ही है, बस टर्म्स अलग अलग यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो गाइनोशियम है वो किसको बोलते हैं हम लोग? पिस्टल को, या फिर पिस्टल को हम एक और नाम से जानते हैं कार्पल। ठीक है, तो अब हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स मिलके पिस्टल बनाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टिग्मा। ठीक है, देन आता है हमारे पास स्टाइल एंड एट लास्ट ओवरी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो हमारा फ्लावर है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? पिस्टल। पिस्टल को हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो जो हमारी पिस्टल है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बनी होती है? ठीक है, वो लिखे हैं हमने। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर एक फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल प्रेजेंट हो। ठीक है, कई केसेस में दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस केस में एक पिस्टल होगा ना उस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनो कार्बोनाइल। ठीक है, और जिस केस में मोर देन वन पिस्टल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक को अगर हम मोनो बोल रहे हैं तो अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ मल्टी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या टर्म लिखेंगे? मोनो की जगह हम मल्टी पुट करके लास्ट वाली टर्म सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे क्या होता है आपको बड़ी बड़ी टर्म्स भी याद करनी इजी हो जाती है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे पिस्टल्स हैं ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो। ये कई बारी फ्यूज भी होती है आपस में और कई बारी सिंगली भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो जहां पे तो हमारी दो पिस्टल्स है ना और वो दोनों फ्यूज्ड है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाता है इसका? हिबिस्कस,
क्या होता है हमारा हिबिस्कस? कॉमनली हम हिबिस्कस को किस नाम से जानते हैं? बताया मैंने आपको बहुत बार। ये अभी तक तो आपको याद होना चाहिए, ये चाइना रोज है, ठीक है। चाइना रोज का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज हिबिस्कस। और किसमें होती है सिनकार्पस कंडीशन? पॉपी में, ठीक है। अब यहाँ पे तो पिस्टल्स हमारी फ्यूज्ड हैं और पिस्टल्स सिंगल में भी तो प्रेजेंट हो सकती है फ्री फॉर्म में, ठीक है। तो जहाँ पे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है ना, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पिस्टल हमारी सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है और मोर देन वन भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। वो कंडीशन मैंने आपको बता दी, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट है तो वो फ्यूज्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। जो हमारी फ्यूज्ड फॉर्म वाली है उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है हमारे पास हिबिस्कस जिसको हम चाइना रोज बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्री फॉर्म में, ठीक है, उसको उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस, ठीक है। एक एग्जाम्पल है माइकेलिया, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कॉमनली हम इसको बोलते हैं रात की रानी। क्या बोलते हैं हम इसको? रात की रानी, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पिस्टल, उसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हमारा जो पिस्टल है वो दिखता कैसे है, राइट। ठीक है, ये है हमारा स्टिग्मा, ठीक है। ये है हमारा स्टाइल, ये है हमारा ओवरी, ठीक है। और इसमें जो छोटे 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 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, हम इनको क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स, ठीक है। और इनको हम एक और नाम से जानते हैं, हम इनको मेगास्पोर के नाम से भी, कई बार हम ओव्यूल्स को मेगास्पोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? क्या बनाया, ड्रॉ किया मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पिस्टल का जो एक फ्लावर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास स्टिग्मा आता है, फिर स्टाइल आता है, फिर ओवरी आती है, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मेगास्पोर्स बनते हैं, फिर मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है। ये सारी चीजें हम आगे हम फर्दर डील करने वाले हैं इससे, ठीक है। अब एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टिपिकल पिस्टल है उसमें बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, राइट। मैंने आपको बताया कि क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले आता है स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा कौन सा स्ट्रक्चर है? स्टिग्मा हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का वो पार्ट है, ठीक है, जहां पे आके हमारे जो पोलन ग्रेन्स है ना उन्होंने लैंड करना है, ठीक है, ताकि वो जर्मिनेट कर पाए। स्टिग्मा क्या है? वेयर क्या बताया मैंने आपको कि हमारा स्टिग्मा वो पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं आगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के।
ठीक है। और ओवरी जहाँ पे डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो जो हमारा स्टिग्मा है ना, ये हमारा हमेशा ड्राई एंड फेदरी होता है, ठीक है। बट अब मैंने आपको बताया था ना कि हम पॉलिनेशन करने के लिए बेसिकली दो ही कैरियर्स होते हैं, या तो विंड कैरी करती है पोलन ग्रेन्स को, या फिर थ्रू इंसेक्ट्स जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारी जो पॉलिनेशन है वो एंडोमोफिली के थ्रू हो रही है तो क्या होगा, उस केस में ये स्टिकी होगा, ठीक है। जो हमारा स्टिग्मा है वो स्टिकी होगा, स्टिकी इन केस ऑफ एंडोमोफिली, ठीक है। जो हमारा स्टाइल है ना, ठीक है, मैं यहाँ लिख लूँ स्टाइल के बारे में, ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो हॉलो तो हमें पता है कि वो अंदर से खाली है, ठीक है। सॉलिड है तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा कि अब पोलर ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है, वो स्टिग्मा के सरफेस पे आके लैंड किए हैं, बट फीमेल गेमेटोफाइट के साथ उनको फ्यूज भी तो करना है ना, तो वो कैसे पेनिट्रेट करेंगे, है ना। अगर वो सॉलिड होगा तो पोलर ट्यूब को अंदर जाने के लिए कोई तो कंडक्टिंग सरफेस चाहिए होगा ना। तो क्या होता है, जो सॉलिड स्टाइल के केस में क्या होता है, वहां पे एक कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दो पार्ट्स हमें क्लियर हो गए कि हमारा स्टिग्मा कैसा दिखता है और हमारा स्टाइल कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिन्होंने आगे जाके हमारा फीमेल गेमेटोफाइट को बनाना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो फर्दर डील करने वाले हैं, हम ओव्यूल या फिर मेगास्पोर का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि एक टिपिकल ओव्यूल दिखता कैसे है, ठीक है। उससे पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स है ना वो वेरी करते हैं प्लांट्स, मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज। कहीं पे सिंगल ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हमारी पैडी, वीट, मैंगो, क्योंकि आगे जाके हमारा जो ओव्यूल है, हमेशा आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, जो ओव्यूल है वो क्या बनाता है, मैच्योर होके सीड, और जो हमारी ओवरी होती है वो राइप होके क्या बनाती है, फ्रूट, ठीक है। तो जो हमारी कनक है और हमारे जो चावल है उसमें सिंगल सीड ही प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। बट कुछ केसेस में मोर देन वन ओव्यूल भी हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से केसेस ले सकते हैं हम इनमें, पपाया, जब हम पपाया का फ्रूट खाते हैं तो हमने देखा होगा उसमें कितने सारे ब्लैक सीड्स होते हैं ना, छोटे 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 ब्लैक सीड्स पपाया फ्रूट के अंदर। क्यों क्यों होते हैं वो इतने सारे, क्योंकि वहां पे मोर देन वन ओव्यूल वाली कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है एकदम सब कुछ, आगे फर्दर प्रोसीड करें हम लोग, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं हमारा टिपिकल ओव्यूल है जो वो दिखता कैसे है, ठीक है। अब हम जो डील करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, कि हमारा ओव्यूल दिखता कैसा है। चलो
कुछ हमारा ओव्यूल दिखता है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर ना ऐसे कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वहां पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि विद इन द मेन स्ट्रक्चर वहां पे न्यूक्लियस तो होगा ही होगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो जो ये दो लेयर्स है, ये हो गया हमारे ओव्यूल के इंटेगुमेंट, ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जो बिल्कुल ऑपोजिट है ना, इसे इनको हम बोलते हैं चलाजा, ठीक है। और यहाँ वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरा डायग्राम हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है वो कैसा दिखता है, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये है हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। कौन सा ओव्यूल है ये? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? और इसको हम जानते हैं स्ट्रेट ओव्यूल नाम से भी, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट ओव्यूल। अब ये सारी चीजें तो आपकी काइंड ऑफ रिविजन ही है, क्योंकि आप ये सारी चीजें 11th स्टैंडर्ड में डील करके आए हो, ठीक है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो ओव्यूल है वो बेसिकली दिखता कैसे है, ठीक है। मेन आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो आपको माइक्रोपाइल की पोजीशन पता होनी चाहिए, दूसरा आपको फ्यूनिकल की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको समझ में आएंगे कि जरूरी थोड़ी है एक ही टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स दैट आर फाउंड इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो अब और कितने तरह के ओव्यूल्स हमें मिलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या डील करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। अब इनका तो हमने स्ट्रक्चर देख ही लिया पहले। कौन सा देखा हमने? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? यस राइट, हम इसको जानते हैं स्ट्रेट ओव्यूल के नाम से, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? दूसरा हमारे पास आता है हेमिट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है बिटवीन माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। इसके और इसके बीच में ना 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट के बीच में, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है एम्फी एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब इस केस में तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है बिटवीन माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल, बट एम्फी एनाट्रोपस के केस में क्या होता है? एंगल other than 90 degree are present between micropyle and funicle, ठीक है। तो जो हमारे पास एक और टाइप होती है ओव्यूल की, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल्स के
वो दोनों ना बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो मतलब इसको बिल्कुल इन्वर्ट कर दो तो तुम क्या बोलोगे, इन्वर्ट। इसीलिए हम एनाट्रोपस ओव्यूल को इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम एनाट्रोपस ओव्यूल को, इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। हियर micropyle and amphilochus are present near each other, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, हमारा ओव्यूल टिपिकल दिखता कैसे है, ठीक है। हमने उसके बाद देख लिया टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या फिर स्ट्रेट ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी हेमिट्रोपस ओव्यूल की, देन एम्फिएनाट्रोपस, देन एनाट्रोपस ओव्यूल। अब कुछ यहाँ पे नोटवर्दी पॉइंट्स हैं जो तुमको देखने हैं। जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का, ठीक है। जो हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है ना, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। क्या है, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। प्रिमिटिव बोले तो बहुत सबसे ज्यादा पुराने टाइप का ओव्यूल है, ठीक है। मतलब अगर बहुत ही पुराने प्लांट्स होंगे तो सबसे पहले उनमें इसी टाइप का ओव्यूल पाया जाता था, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा है एनाट्रोपस ओव्यूल, या फिर हम इसको किस नाम से जानते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से, ठीक है। तो जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, मोस्टली जो प्लांट्स में ओव्यूल पाया जाता है ना, वो एनाट्रोपस में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। क्या बोलेंगे हम इसको, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, जो जो चीजें हमने पढ़ी अभी तक, जो हमने डील किया है। हमने सबसे पहले देखा हमारा स्ट्रक्चर कि टिपिकल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखता कैसे है, ठीक है। वहां पे हमने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। देन हमने ओव्यूल्स के बारे में पढ़ा, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा, देन उसके टाइप्स देखे कि उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उनको कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस, देन हेमीट्रोपस, देन एम्फिएनाट्रोपस, देन एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, यही स्टॉप कर देंगे हम लोग। तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको यहाँ तक चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो जाएगी, ठीक है। एंड आई होप आप लोग पिछला लेक्चर रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट चीज़ में डील करने वाले हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। अब हम लास्ट लेक्चर में तो मेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ के गए थे ना, कैसे मेल गेमेटोफाइट डेवलप हुआ है। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़नी है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। हमारा फीमेल गेमेटोफाइट बनता कैसे है, जब दोनों गेमेट्स बन जाएंगे तभी तो हम उनकी फ्यूजन करवाएंगे और उसके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसीलिए आपको पुराने स्टेप्स की क्लैरिटी होना इज मस्ट, ठीक है। पहले दिन से मैं बोलती आ रही हूँ आपको कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम आगे प्रोसीड करें, पढ़े हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ओके फाइन। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ
फीमेल गेमेटोफाइट, राइट। तो जब हमने लास्ट क्लास में मेल गेमेटोफाइट की बात करी थी, तो वहां पे हमने एमएमसी के बारे में पढ़ा था ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो वो माइक्रोस्पोर था, तो ये हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ पे भी हम एमएमसी के बारे में पढ़ेंगे, पर वहां पे मेल गेमेटोफाइट के केस में था हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है ना, वो 2n है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस होगी तो यहाँ पे बनेंगे 4 सेल्स, या इनको क्या बोल सकते हैं, 4 मेगास्पोर्स। बट जो यहाँ पे मेन पॉइंट देखने वाला है वो ये है कि जब यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बनेंगे ना, तो ये चारों के चारों फंक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। याद आ रहा है, आपको कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जब हम माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस करवा रहे थे, ठीक है, वहां पे टेट्राड बन रहा था माइक्रोस्पोर्स का, ठीक है। यहाँ पे भी 4 ही बन रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चारों फंक्शनल नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल माइक्रोस्पोर सॉरी बोल रही हूँ मैं, इट इज मेगास्पोर। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेगास्पोर होगा जो आके ओव्यूल में डेवलप करेगा और फिर वो ओव्यूल हमारा जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 है ना, इसमें से 3 नॉन फंक्शनल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओनली 1 मेगास्पोर will be functional, right? I hope आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारे डेवलपमेंट है ना ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना ये वाले, इसको हम किस नाम से जानते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि हम फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, मेगास्पोरोजेनेसिस की, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इसको हम मतलब ये जो हमारे यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो रही है, आपके एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा एक हाईलाइट करके लिखा हुआ पॉइंट कि जो एंजियोस्पर्म्स के केस में जो हमारी फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट है उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से क्यों जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई हमारे पास 4 सेल्स आए, राइट। 4 सेल्स बने, उनमें से 3 जो है वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है। एक ही है जिसने जाके आगे जाके हमारा फीमेल गेमेटोफाइट बनाना है, ठीक है। इसीलिए एक है ना मीन्स मोनो, इसीलिए हमने इस डेवलपमेंट को क्या नाम दिया है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कि इस डेवलपमेंट को हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बन रहे हैं
फंक्शनल है, एक हमारा फंक्शनल रहेगा, बाकी जो 3 नॉन फंक्शनल है वो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ना है वो हमने ये पढ़ना है कि जो हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर बच्चा है, ठीक है, उसने आगे जाके फीमेल हेमिटोफाइट बनाना कैसे है ना, एम्ब्रियो सैक में उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। ठीक है, अब हम उसको डील करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास एक मेगास्पोर बचा है उसमें क्या होगा, उसमें ना सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होंगी। ठीक है, बट यहाँ के केस में जो माइटोसिस होगी ना बड़ी अतरंगी सी होगी। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि माइटोसिस के केस में ना सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है। अब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है ना तभी वो सेल डिवाइड। अब मैं ना आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है, हम ऐसे ही कोई सेल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और इस सेल में हो रही है माइटोसिस। ठीक है, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होगा, सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट पे डिवीजन स्टार्ट होगा। जब ये पॉइंट डिवीजन स्टार्ट होगा ना तो यहाँ पे एक एन बन गया और एक एन यहाँ बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन बाद में होगी। पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होगी, देन साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास 2 इंडिविजुअल सेल्स बनेंगे। समझ आया, ये हमारा नॉर्मल माइटोसिस का केस है। बट जब हमने मेगास्पोर के केस में माइटोसिस देखी है ना, वहां पे कुछ अलग ही सीन होगा। वहां पे क्या होगा, वहां पे ना सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, वहां पे सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक बार जब हम वो वाली डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारा मेगास्पोर कैसे एम्ब्रियो सैक में डेवलप कर रहा है, वहां पे आपको इनकी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़े आगे, नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मेगास्पोर समझ लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस हुई, राइट। तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, राइट। क्या हो रही है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मींस नो cytokinesis is taking place। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, मतलब 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी ना यहाँ पे, और 2 सेल्स बनेंगे। फिर क्या होगा, फिर एक बार और माइटोसिस होगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट। ठीक है, मेगास्पोर से कैसे हमारा फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस हुई, 2 से कितने सेल्स बन गए, 4। ठीक है, अब एक बार फिर से माइटोसिस होगी। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस हुई, फिर से हमारा जो एक सेल हमारा ये बना। ठीक है, और बीच में एक सेल हमारा ये बना। ठीक है, और एक सेल और बना। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे
बनेंगे, ठीक है। इनकी देखोगे आप तो यहाँ पे भी 2 सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब आपने जब ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा होता है, माइक्रोपाइल वाला, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो होता है हमारा, ये होता है, या तुम इस एंड को बोल सकते हो चलाजल एंड, ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है वो हमारा चलाजल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2 सेल्स है ना, ठीक है, ये जो बन रहे हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। और ये जो तीनों सेल्स है ना, ये किसी काम के लिए, इनका नाम है एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और ये जो हमारे बीच में 2 सेल्स है ना, अब आप देखोगे इसके अराउंड एक सेल वॉल है, इसके अराउंड है, इसके अराउंड है, इसके अराउंड है, इसके अराउंड है और इसके भी अराउंड है, ठीक है। बट ये जो दोनों न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अराउंड तो ये शेयर करके एक सेल वॉल प्रेजेंट है ना, तो मतलब ये कलेक्टिवली एक ही सेल बना रहे हैं ना। तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इस सेल को हम सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बीच में जो मैंने आपको रेड कलर का एक सेल बनाया हुआ है, यही है हमारा फीमेल गेमेटोफाइट। क्या है ये, फीमेल गेमेटोफाइट, राइट। ये जो हमारे फीमेल गेमेटोफाइट के आसपास गार्ड जैसे सेल को हम गार्ड ही बोल सकते हैं, वैसे इनका फंक्शन प्रोटेक्शन का नहीं होता है। इनके ऊपर ना और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स के नाम से, ठीक है। इनके ऊपर ना फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, अब देखो पोलन ग्रेन आया, ठीक है, स्टिग्मा पे आके लैंड हुआ, अब उसको क्या पता कहाँ जाना है, तो उसको क्या पता फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पे है, तो उसको गाइड करने के लिए जो हमारे सिनर्जिक सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है। तो जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होता है ना, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, तभी तो वो सही से फीमेल गेमेटोफाइट के पास पहुंच पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो सिनर्जिड्स हैं उनका काम क्या है, उनका काम प्रोटेक्शन का नहीं है, उनका काम है कि वो जो हमारा मेल गेमेटोफाइट आ रहा है उसको गाइड करें ताकि वो सही से हमारे फीमेल गेमेटोफाइट के पास पहुंच पाए, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल्स का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा सेंट्रल सेल मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये अकेला सेंट्रल सेल, तो ये कितना है 7 सेल, बट न्यूक्लियस कितने हैं यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड है ना। इसीलिए जो एम्ब्रियो सैक है हमारा वो है तो 7 सेल है बट 8 न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। क्यों है ऐसा, ये आपको सेल्स तो दिख ही रही है 6, और ये जो बाद में बाकियों के सेल वॉल शेयर करके बन रहा है दैट इज सेंट्रल सेल, ठीक है। इसीलिए जो हमारी एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है दैट इज 7 सेल बट इट इज 8 न्यूक्लिएटेड, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट का टॉपिक है वो खत्म होता है, ठीक है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लें, ये मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सैक कैसे बना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा मेगास्पोर आया, उसमें माइटोसिस हुई, मतलब वहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, ठीक है। उसके बाद 2 सेल्स बने, दोनों जाके ओव्यूल के ऑपोजिट सेगमेंट में ऑर्गेनाइज हो गए, मींस एक हमारा माइक्रोपाइल एंड पे चला गया और दूसरा हमारा चलाजल एंड पे जाके हो गया। फिर वहां पे माइटोसिस हुई, 2 से अब 4 बनेंगे ना, तो 4 बने, वो 2 आगे माइक्रोपाइल वाले एंड पे अरेंज हो गए, फिर 2 जो बाकी के बचे हुए सेल्स थे वो हमारे चलाजल एंड पे आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर एक
ठीक है। वहां पे जो हमेशा आपने जो याद रखनी है बात, ये फीमेल गेमेटोफाइट है ना हमारा, तो ये किस साइड में प्रेजेंट है, माइक्रोबाइलर एंड में प्रेजेंट है ना, ये हमारे सिनर्जिड्स के पास। तो आपके नीट के एग्जाम में ना हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट विच प्लेस ऑन द ओव्यूल वेयर इज फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट, ठीक है। ऑप्शंस दिए होंगे चलाजल एंड फ्यूनिकुलस या फिर माइक्रोपाइल, तो आप क्या आंसर करोगे, कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको डायग्राम में देख के बताओ, माइक्रोपाइल, राइट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे स्टार मार्क करके ना आप एक चीज नोट कर लो, फीमेल गेमेटोफाइट is always present near the micropyle, ठीक है। यहाँ तक हमारी फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज पॉलिनेशन, ठीक है। अब आपने पहला जो आपने रिवाइज किया वो तो करना ही करना। अभी आज मैंने आपको फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ाई है, ये भी रिवाइज करके आना है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे हमारी पोलिनेशन, देन हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। कैसे जब पोलन पिस्टल के ऊपर जादर में क्या इंटरैक्शन होती है इन ऑर्डर टू गेट फ्यूज, ठीक है, वो वाला प्रोसेस हम कल डील करेंगे, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यही कंपाइल करते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन आप लोग ये सारा कुछ रिवाइज करके आना, ठीक है। तो फिर हम कल मिलेंगे सेम टाइमिंग पे, ओके। थैंक यू so much everyone, thanks for joining, we'll meet tomorrow, okay।